तो आइए 8 मिनट में 80 की स्पीड से आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और जरूरी खबरें। समूचे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक भीषण सर्दी का सितम। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे घना कोहरा और शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह तापमान नैनीताल और देहरादून से भी कम था। हिमाचल के मशहूर हिल स्टेशन कुफरी में बर्फबारी से ठंड का बड़ा प्रकोप। भयंकर ठंड में लोग अलाव जलाकर कर रहे हैं अपना बचाव। भीषण सर्दी के चलते मध्य प्रदेश के शहडोल में कक्षा 5 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद किए गए। 6वीं से 12वीं तक के बच्चों का स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में शीतलहर से बड़ी लोगों की परेशानी। नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद किए गए। AQI में सुधार की वजह से दिल्ली में गैप्थी की जो पाबंदियां थी वो हटा दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर अब प्रतिबंध जो लगाए गए थे वो भी हट गए हैं। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का कहर। सवाई माधोपुर में खेत की सिंचाई कर रहे किसान की शीतलहर की वजह से मौत। जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को लेकर जल्द बड़ा फैसला कर सकती है भारत सरकार। पर्यटन स्थल नामित करने की योजना के खिलाफ जैन समाज में गुस्सा। झारखंड के गिरिडीह में भी जैन समाज के लोगों में गुस्सा। समेत शिखर को तीर्थस्थल घोषित करने की मांग। नेपाल की तरफ से किया गया फिर पथराव। धारचूला में तटबंध बना रहे मजदूरों पर बरसाए गए पत्थर। लोगों में घटना को लेकर काफी गुस्सा। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का विवादित बयान। कहा अग्निवीर को सेना से 4 साल बाद जूता मारकर निकाल देंगे। ये नया हिंदुस्तान है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह यहां तैनात सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ। बोले यूपी में 5 साल पहले लोग अपनी पहचान बताने से कतराते थे, लेकिन आज गर्व से बताते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ताओं का दावा 20 साल से रह रहे और नगर निगमों को हाउस टैक्स भी देते हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सीएम धामी ने कहा मामला रेलवे का, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा राज्य सरकार उस पर काम करेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में धुत यात्री पर महिला सहयात्री से बदसलूकी का आरोप। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी फ्लाइट। एयर इंडिया ने जारी किया बयान। आरोपी यात्री को 30 दिन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट से बैन किया। इंटरनल कमेटी को जांच सौंपी गई। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में महिला आयोग सख्त। पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर टला हादसा। यात्रियों से भरे इंडिगो विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। 2 जनवरी की घटना बताई जा रही है। कोहरे की वजह से रायपुर एयरपोर्ट पर नहीं उतर सके कई विमान। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ानों को नागपुर और भुवनेश्वर डायवर्ट किया गया। ट्विटर ने अमेरिका में राजनीतिक विज्ञापन पर लगी पाबंदी में ढील देने का फैसला लिया है। कंपनी ने लिखा हम अपनी विज्ञापन नीति में ढील दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने भारत के साथ कारोबारी रिश्तों की तारीफ की। कहा पिछले 2 साल में यह कारोबार 100% तक बढ़ा। आज यूपी से हरियाणा में एंट्री लेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। शामली से शुरू हुई यात्रा। शाम को राहुल गांधी हरियाणा के पानीपत में दाखिल होंगे। बागपत में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा पार्लियामेंट में बोले तो माइक ऑफ कर देते हैं। मेरी टी-शर्ट पर बात करेंगे लेकिन गरीबी पर नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान। कहा जो संविधान बचाना चाहते हैं उसे यात्रा में शामिल होना ही चाहिए। बागपत से गुजरते वक्त राहुल गांधी के साथ दिखी शूटर दादी यानी प्रकाशी तोमर। प्रकाशी तोमर दुनिया की सबसे बुजुर्ग शार्प शूटर्स में से एक। बागपत पहुंची राहुल गांधी की यात्रा का गांव वालों ने फूल और मालाओं से किया स्वागत। सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले युवक को बाहर निकाला गया। राहुल की यात्रा के अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी और चंपत राय की तारीफ पर जयराम रमेश का ट्वीट। कहा योगी के प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने तय किया 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। ठंड को देखते हुए यात्रियों के कंटेनरों में हीटर की व्यवस्था की गई। आज बिहार के बांका से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बिहार में 1200 किलोमीटर लंबी होगी ये यात्रा। यूपी में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव की उम्मीद बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई।
निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा, दी गई समय सीमा में आरक्षण लागू कर संपन्न कराएंगे निकाय चुनाव। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। का सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार की मंशा को लगा करारा झटका। यूपी में 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर। समिट में जुटेंगे देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का गंगा सागर दौरा। मेले के इंतजामों का जायजा लिया। काली मुनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। पटना में बीएसएससी परीक्षार्थियों पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर बरसाई लाठियां। छात्रों की मांग थी कि पहले की तरह दूसरे और तीसरे सेशन की लीग परीक्षा भी रद्द हो। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, लाठीचार्ज का संज्ञान लिया है। युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। नए साल में इस पर और तेजी से काम होगा। चिराग पासवान ने लाठीचार्ज पर बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण। लाठी से कलम की आवाज नहीं दबा सकते। पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की बीजेपी ने निंदा की। कहा, पुलिस की लाठीचार्ज और बर्बरता घोर निंदनीय। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 175 मरीज। 2 लाख से ज्यादा लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। जयपुर में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। 19 दिसंबर को अमेरिका से आया था जयपुर। भारत में धीरे धीरे पांव पसार रहा है कोरोना का XBB 1.5 वेरिएंट। राजस्थान के अलावा गुजरात में 3 और कर्नाटक में 1 मरीज मिला। केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट पर। कुपवाड़ा में कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त तलाशी अभियान। 3 पिस्टल, 3 ग्रेनेड और गोला बारूद किया गया बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में मिली बड़ी कामयाबी। 2 गिरफ्तार, 2 किलो हेरोइन भी बरामद। कोलकाता में एनआईए ने 17 जगहों पर मारे छापे और 9 अक्टूबर को इकबालपुर मोमिनपुर में 2 समुदायों के बीच हुई थी हिंसा। इकबालपुर हिंसा मामले में 3 आरोपियों के घर से आपत्तिजनक सामान बरामद। 34 लाख रुपए और कुछ धारदार हथियार भी कब्जे में लिए। यूपी के बहराइच में 2 करोड़ की 5 किलो चरस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से हिमाचल प्रदेश जा रही थी। यूपी के अमरोहा में NH9 पर स्टंट कर रहे युवकों पर पुलिस ने की कार्रवाई। लाइसेंस रद्द कर गाड़ियों को किया सीज। यूपी के बरेली में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। पिता ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बिहार के गया में मोस्ट वांटेड अपराधी उमा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। राजस्थान के भरतपुर में 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जिला अस्पताल में भर्ती महिला से मिलने के बाद उठाया कदम। पंजाब के मोगा में कबड्डी खिलाड़ी गुरप्रीत की गोली मारकर हुई हत्या। भारतीय कबड्डी टीम को कोचिंग भी देते थे गुरप्रीत। यूपी के लखनऊ में 22 वर्षीय युवक के सिर पर वार करके निर्मम हत्या। हत्यारे मौके से फरार हुए। अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। यूपी के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। करीब 1 दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने इलाके में फैलाई दहशत। यूपी के गाजियाबाद में 31 दिसंबर से लापता 2 युवकों का शव मिला। केमिकल फैक्ट्री मालिकों पर तेजाब से जलाकर हत्या करने का है आरोप। यूपी के बलरामपुर में पूर्व एसपी विधायक आरिफ अनवर की संपत्ति की हुई कुर्की। 2 पेट्रोल पंप सहित 11 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। दिल्ली में बदमाश ने एएसआई शंभू दयाल पर चाकू से हमला किया। थाने लाते हुए रास्ते में किया हमला। एएसआई ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को मदद आने तक रोके रखा। यूपी के बांदा में भी दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारने के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटा। महिला की हुई दर्दनाक मौत। श्रद्धा हत्याकांड में जंगल से मिले बाल और हड्डियों पर बड़ी खबर। श्रद्धा के बाल और हड्डियों के डीएनए सैंपल्स मैच हुए। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मी को ड्रम में बंद मिली महिला की लाश। 3 दिन तक कूड़ेदान में रखे ड्रम से सड़ चुकी थी लाश। कंजावला केस के 5 आरोपियों की आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस आज फिर से कर सकती है आरोपियों की रिमांड मांग। कंजावला केस का एक और सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 के इस सीसीटीवी फुटेज में आरोपी हादसे के बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 1 का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 6:55 का बताया जा रहा है, जिसमें कार की तलाशी करते हुए पुलिस वाले दिखते हैं। कार सी सेक्टर में रहने वाले आशुतोष नाम के शख्स की है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रोहिणी कर रही है कंजावला केस की जांच। यहां की क्राइम सेंस मैनेजमेंट यूनिट के मुताबिक ऐसा केस पहली बार सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा सवाल। बलेनो कार के नीचे कोई कैसे फंसा रह सकता है? कार का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। कंजावला केस में एक और महत्वपूर्ण सीसीटीवी सामने आया। यह हादसे की जगह से 150 मीटर की दूरी का है। रात 2:02 की इन तस्वीरों में निधि वहां से भागती हुई नजर आ रही है। हादसे के बाद
अंजलि को अकेले छोड़कर भाग गई थी निधि। रात 2:30 बजे निधि के घर पहुंचने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दरवाजे पर लात मारती नजर आई निधि। कंजावला केस में पड़ोसी ने किया खुलासा। हादसे के बाद रात 2:30 बजे के करीब घर आई थी निधि। उसे माथे और हाथ में चोट लगी हुई थी। मां ने खोला था घर का दरवाजा। निधि के बयानों को अंजलि की मां ने खारिज कर दिया। कहा वो झूठ बोल रही है। अगर उसे चोट लगी होती तो वो दिखाए, किसी अस्पताल में इलाज कराया तो इसकी जानकारी दे। निधि के ड्रिंक करने वाले बयान पर अंजलि के मामा ने उठाया सवाल। कहा शराब पी होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता। पुलिस की जांच ठीक नहीं, इस मामले की सीबीआई जांच। अंजलि के परिजनों का निधि पर बड़ा आरोप। निधि ने हमारी बहन से जबरदस्ती कराने की कोशिश की। उसी ने 4 लड़के बुलाए। निधि पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज हो। दिल्ली पुलिस अब तक मिले तथ्यों की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन के जरिए जांच करेगी। पुलिस निधि, अंजलि और आरोपियों के कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। कार के नीचे फंसकर घिसटने की वजह से अंजलि को आई थी 40 गंभीर चोटें। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। यही चोटें बनी अंजलि की मौत की वजह। दिल्ली के कंजावला कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। अंजलि शराब के नशे में नहीं थी। अंजलि की सहेली निधि ने शराब पीने का दावा किया था। जल्दी गृह मंत्रालय को सौंपी जा सकती है कंजावला कांड की जांच रिपोर्ट। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह कर रही है मामले की जांच। कंजावला कांड में अंजलि के परिवार से मिले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा लड़की के साथ की गई दरिंदगी, सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। दिल्ली की बेटी अंजलि को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। कहा बीजेपी बेटियों के अपराधियों को बचाना बंद करे। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर सीधा आरोप। कहा बीजेपी और पुलिस मिलकर एक लड़की को मृतक की दोस्त बताकर अनाप शनाप बयान दिलवा रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं पर हो रहे अपराधों पर बोली आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी। कहा महिलाओं पर हो रही ज्यादातर घटनाओं में बीजेपी के लोग ही शामिल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। खबर जुड़ी है पूरे देश को झकझोर देने वाले कंजावला केस से, जिसमें आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी क्योंकि उनकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। और इस बीच आरोपियों का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये नई सीसीटीवी फुटेज रोहिणी सेक्टर 1 की है, जहां आरोपी कार पार्क करते हुए दिख रहे हैं। 1 जनवरी की सुबह 4:51 पर आरोपियों ने कार पार्किंग में लगाई। कार पार्क कर चाबी आशुतोष को सौंप दी। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि सुबह 6:55 पर पुलिस कार तलाश करते हुए पार्किंग में पहुंची, कार बरामद कर ली। इसी कार से कई सवालों के जवाब मिलने हैं, जिसकी जांच जारी है। जांच कहां तक पहुंची ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबर जान लीजिए। कंजावला केस के आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 आरोपियों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि पुलिस आज फिर आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि इस केस में अभी भी कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कंजावला केस में मृतक अंजलि की दोस्त निधि के बयान पर लगातार सवाल अब उठाए जा रहे हैं। अंजलि के परिवार ने निधि की कही हर बात को सिरे से खारिज कर दिया है। जब से निधि का बयान सामने आया है, तब से ये केस और उलझता दिखाई देने लगा है। निधि के बयानों के बाद अंजलि की मौत सवालों के घेरे में आ गई है, लेकिन अब अंजलि के परिवार वालों ने निधि पर ही शक जाहिर कर दिया है। अच्छा। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अच्छा। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। हमको पूरा शक है निधि पे। निधि की तरफ से पूरा ही गड़बड़ है। क्या है कि जिस होटल में गई थी उसमें निधि का ही रजिस्ट्रेशन है, ना कि हमारी भांजी का। निधि लड़के उसने बुलाए, उसने जबरदस्ती करवाने की हमारी भांजी के साथ कोशिश करवाई है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई। वो लड़की जानबूझ को उसको पकड़ के ले जाने की कोशिश करी है, जो फुटेज में आ रहा है। अंजलि के परिवार का ये कहना ही बड़े सवाल खड़े करता है कि वो निधि को नहीं जानते हैं। इतना ही नहीं, परिवार वालों का आरोप ये भी है कि इस मामले में असली कल्प्रिट निधि है, उसी ने मर्डर की साजिश रची। धारा लगवानी है 302 और ये मर्डर ही हुआ है। निधि मिली जुली है इसमें। हाँ जी, हाँ, निधि पे कार्रवाई करवाना चाहते हैं। और देखिए, अंजलि की दोस्त निधि ने मीडिया के सामने एक बात पर लगातार जोर दिया है, और वो ये कि अंजलि ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी। अंजलि को इतना ज्यादा नशा था कि वो ड्राइव तक नहीं कर पा रही थी। लेकिन अंजलि के परिवार वालों ने इस आरोप को बेबुनियाद
बता दिया है। मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उस दौरान उसने थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं था। हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। बात सिर्फ परिवार वालों की नहीं है, क्योंकि निधि के दावों से अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी अल्कोहल लेने की बात नहीं लिखी है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट कहती है अंजलि के शरीर पर 40 चोट के निशान थे, दोनों घुटने छिले हुए थे, आंखों, माथे और नाक पर चोट लगी थी। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं मिले, फेफड़े शरीर से बाहर आ चुके थे, बॉडी में ब्रेन नहीं मिला, पेट में अल्कोहल नहीं मिला। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंटेड इन द वॉल्स, मतलब किसी भी तरीके का कोई केमिकल या कोई अल्कोहल जो है वो स्टमक में नहीं था। परिवार का कहना है कि ड्रिंक की होती तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जरूर खुलासा होता, इसलिए निधि की कही बातें सरासर झूठी है। तो देखिए, अंजलि की दोस्त निधि की हर थ्योरी भले ही पुलिस को रास आ रही हो, भले ही दिल्ली पुलिस को निधि के बयानों पर आंख मूंद कर भरोसा हो, लेकिन निधि की एक भी दलील उसके पड़ोसियों के गले नहीं उतर रही। ये भी नए आए हैं यहाँ पर 3 महीने, ये अकेली यहाँ रहती है, कभी कभार इसकी मम्मी आती है, बस कोई जानकारी नहीं थी। हफ्ते में 1-2 बार रहती है यहाँ रहते नहीं है, किराए पर। हाँ, 1-2 बार ही आती है ये लड़की बस। 31 दिसंबर की जो दास्तान निधि ने 3 दिन बाद दुनिया को सुनाई, सवाल उस पर भी है। निधि ने दावा किया था कि वो हादसे के बाद बेहद डरी हुई थी, घबराहट की वजह से ही वो किसी को कुछ नहीं बता सकी। लेकिन सुल्तानपुरी के जिस सी ब्लॉक में निधि रहती है, उस रात निधि को जिस हालत में पड़ोसियों ने देखा, उसका सच भी एबीपी न्यूज के कैमरे में कैप्चर हुआ। वो आई थी हमारे पास फ़ोन देने के लिए, तो बस उसके यहाँ पर मतलब चोट चाट लगी हुई थी, छिला विला हुआ था, जैसे हाथ उत मुड़ जाता है वैसे, और टांग पर बस चोट लगी हुई थी। 2 तारीख की रात में आई थी पुलिस, जब 2 लेडीज़ पुलिस आई थी, निशान सर आए थे पुलिस वाले, और उसकी लड़की की मम्मी आई थी निधि की, और भाई वगैरह आए थे उसके। तो जो वो लड़की का भाई था और उसकी मम्मी थी, वो आपस में लड़ रहे थे। कंझावला केस में कई अनसुलझे सवाल हैं। जितने सवाल निधि के दावों पर उठ रहे हैं, उतने ही सवालों में दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी है। कंझावाला केस से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें, और खबर यह है कि गृह मंत्रालय को जल्द सौंपी जा सकती है कंझावाला कांड की जांच रिपोर्ट, जिसका जिम्मा स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि हर फैक्ट चेक किया जा रहा है और हर सवाल का जवाब होगा रिपोर्ट में। स्पेशल सीपी जल्द। ये है शालिनी सिंह, स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस। शालिनी पर जिम्मा है कि वो अपनी रिपोर्ट में बताएं कि पुलिस ने लापरवाही की या नहीं। स्पेशल सीपी शालिनी जल्द गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप सकती हैं। इससे पहले शालिनी सिंह ने इस केस से जुड़े कई स्पॉट्स का जायजा लिया। जांच के दौरान शालिनी ने किशन विहार के उस इलाके का भी जायजा लिया जहां बलेनो कार और स्कूटी की टक्कर हुई थी। सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है। इंक्वायरी जब खत्म होगी तो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब शालिनी ढूंढ रही है, जिसकी रिपोर्ट उनको गृह मंत्रालय को सौंपनी है। पहला, उस रात कितनी पीसीआर कॉल हुई। दूसरा, पीसीआर कॉल और उसमें मौजूद पुलिसकर्मियों का रिस्पांस टाइम कितना था। तीसरा, 12 से 13 किलोमीटर तक अंजलि को कार से घसीटा गया, तो क्या किसी पुलिसकर्मी की नजर उस पर नहीं पड़ी। चौथा, जिस रूट में अंजलि को घसीटा गया, उस रूट पर कितनी पीसीआर की तैनाती थी। पांचवा, अगर लापरवाही हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है। और देखिए, अंजलि और उसकी सहेली निधि की आपस में हाथापाई करने वाली तस्वीरें सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन सवाल है कि ये मारपीट क्यों हुई, आखिर दोनों के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। आज एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन राक्षस के जरिए इन सवालों का जवाब समझने की कोशिश की। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी और राम कुमार हिडन कैमरे के साथ होटल के अंदर पहुंचे। हिडन कैमरा इसलिए था ताकि कमरा नंबर 104 का संपूर्ण सच सामने आ सके। मैनेजर अनिल ने अंजलि और निधि को लेकर क्या कुछ कहा, इसका पहला हिस्सा सुनिए। लड़के ही आपस में काम करते हैं। नहीं, अकेली थी दोनों लड़कियाँ। देखो, नया साल है, क्या
आजकल की लड़कियों का आपको भी पता है, लड़कियों ज़्यादा नशा करती हैं। होटल कमरा किसके काम पे था? दोनों लड़कियाँ, अभी किसी लड़के के साथ अपने कोई बॉयफ्रेंड से शायद उनके साथ पहली बार अकेली आई। मेरे ड्यूटी टाइम पे कोई नहीं था। और बारी ये जानने की थी कि आखिर उस रात होटल में हुआ क्या था। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी और रामकुमार को यहाँ जो पता चला वो ज्यादा चौंकाने वाला है। उसके पहले कोई लड़का नहीं आया था, उसके बाद में कोई आया होगा। फ्रेंड तो आए हैं मुझे, रात को आए हैं 11:30-12 बजे सेलिब्रेट करने के लिए। तकरीबन 7-8 मिनट के लिए लड़के अंदर थे, फिर बाहर लड़के ही बाहर, लड़के अंदर दोनों लड़कियाँ, एक लड़की तो जा चुकी थी 12-12 बजे, फिर वो वापिस आई। अब सवाल था, क्या जो 5 आरोपी पकड़े गए, क्या उनकी और निधि अंजलि की पहले से जान पहचान थी? क्या वो लड़के भी मौजूद थे? वो भी आपके होटल में जाते थे? तो 5 लोग हैं। हाँ मैंने देखा था, पर मेरे अंदाज से वो लड़के 100% नहीं कह रहा था, पर हाँ वो लड़के नहीं। दोनों लड़कियाँ ड्रंक थी? दोनों शराब था या कुछ था, पर नशे में। हम रूम में तो देखते नहीं है सर। सुबह जब चेकआउट हुआ तो सुबह मैंने बताया ना, चेकआउट के टाइम पे तो हमने देखा नहीं जाता। और होटल के अंदर ही शोर शराबा और झगड़े का माहौल शुरू हो गया था। मैनेजर के धमकाने पर दोनों लड़कियों ने कमरा खाली कर दिया था। और देखिए, कंझावला केस में फॉरेंसिक की 2 टीमें सबूत जुटा रही है। सुल्तानपुरी थाने में दोबारा जाकर आरोपियों की कार और अंजलि की स्कूटी की जांच की गई। गाड़ी के नीचे लेटे ये शख्स दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह हैं, जो सीन रिक्रिएट कर बोलेरो कार की जांच कर रहे हैं। ये जो बलेनो गाड़ी का रिक्रिएशन पुलिस करते हुए आपको नजर आएगी। आखिर एक लड़की यानी कि अंजलि उसके अंदर कैसे फंस गई? दरअसल अंजलि की दोस्त निधि ने कहा था कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो राइट साइड और अंजलि लेफ्ट साइड की तरफ गिरी थी। सामने से गाड़ी आ रही थी और हमारी स्कूटी जा रही थी, तो सामने से जाने के बाद वो एकदम टक्कर हुई। वो जो मेरी फ्रेंड थी वो आगे की तरफ गिरी, इसलिए उसका वो नीचे कनेक्टर साइड, जो इधर ड्राइविंग साइड है तो कनेक्टर साइड, वो फंस गई। हर एंगल से और बारीकी से एफएसएल और पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करती नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ एबीपी न्यूज की टीम एफएसएल रोहिणी भी पहुंची और क्राइम सीन मैनेजमेंट यूनिट के एचओडी एसके गुप्ता से बात की। किए थे वो पुलिस को हैंडओवर करें। वो एग्जिबिट हमारी लैब में एनालिसिस के लिए डिपॉजिट होंगे, उसमें कुछ ब्लड वाले भी हैं। इस केस को जो हमारी डायरेक्टर मैडम ने उसको प्रायोरिटी पर रखा हुआ और उसकी जल्दी ही रिपोर्ट दे दी जाएगी। इस तरह का केस हम शायद पहली बार देख रहे हैं जो ड्रिंकिंग का। निर्भया केस आपको याद होगा, निर्भया के गुनाहगारों को तो सजा मिल गई, अब अंजलि को इंसाफ दिलाना है। कल निर्भया की मां आशा देवी अंजलि के घर पहुंची। जब देश नए साल के जश्न में डूबा था, उस वक्त राजधानी दिल्ली में अंजलि चलती कार में घसीटी जा रही थी। अंजलि के परिवार को हिम्मत देने निर्भया की मां आशा देवी भी पहुंची। निर्भया की मां ने जान गंवाने वाली अंजलि की मां से मुलाकात की। हमारा सरकार से, पुलिस से यही गुजारिश है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आर्थिक मदद की जाए और जो नौकरी मिलनी है वो तत्काल मिले। अंजलि के परिवार से मिलने के बाद आशा देवी ने भी स्कूटी में सवार दूसरी लड़की निधि के बयान को खारिज किया। देखिए, हम दोषी नहीं कह सकते, लेकिन जो वो बोल रही हैं उसका मैं समर्थन नहीं करती। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने कंझावला मामले में निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा से भी बात की। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली सीमा कुशवाहा को भी अंजलि की दोस्त निधि की कही बातों पर शक नजर आता है। निधि के रोल की जांच होना बहुत जरूरी है। उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, 2 दिन तक वो साइलेंट थी। शुरुआत से इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी पर क्वेश्चन मार्क हम सभी लोग उठा रहे हैं। अंजलि को न्याय दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन अंजलि को न्याय दिलाने के लिए था। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी का नेता इसमें शामिल है और उस नेता को बचाने के लिए, उस बच्ची को न्याय न मिल पाए, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आज लगी हुई है। आप सोचिए कि दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक एक बच्ची को घसीटा जाता है और दिल्ली पुलिस बिल्कुल मौन रहती है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने एक और आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उनको मिलने का समय ही नहीं दिया जा रहा। कल से दर्जनों बार गृह मंत्री के दफ्तर पर फोन कर चुका हूं, अमित शाह के दफ्तर पे समय मांग रहा हूं। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर कानून व्यवस्था संभल नहीं पा रही है, इसको छोड़ दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था दे दीजिए। आपको ठीक करके हम दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था कैसे सही होती है। कंझावला कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है और इस बीच यूपी से भी रूह कपा देने वाली ऐसी ही एक घटना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। यूपी के बांदा में दिल्ली जैसा खौफनाक हादसा हुआ है, जहां पहले तो एक डंपर ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी और फिर स्कूटी समेत महिला को करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया, जिसकी वजह से स्कूटी और डंपर में आग लग गई और महिला की भी दर्दनाक मौत हो गई। धू कर जल रहा ये वही डंपर है जिसकी चपेट में एक स्कूटी आई और स्कूटी समेत उस पर सवार महिला को ये डंपर 3 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। रूह कपा देने वाली ये घटना यूपी के बांदा में हुई है, जहां बुधवार शाम करीब 6:45 बजे मवई बुजुर्ग बाईपास के पास तेज रफ्तार से एक गिट्टी भरा डंपर गुजर रहा था। ठीक उसी वक्त उसके करीब से स्कूटी सवार महिला गुजरी और डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी डंपर नहीं रुका, स्कूटी और महिला को घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान रगड़ने से डंपर में आग लग गई, जिसमें स्कूटी और महिला दोनों जल गए। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उनकी स्कूटी फंस गई है इस डंपर के अंदर और उसमें घर्षण से फ्रिक्शन से आग लग गई, जिससे मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। हादसे में मारी गई महिला की शिनाख्त हो गई है। महिला का नाम पुष्पा देवी था, मूल रूप से लखनऊ की थी, कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क थी। घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट के बाद डंपर का ड्राइवर भाग निकला, जिसकी तलाश की जा रही है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात करते हैं सुप्रीम सुनवाई की। इसी से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बता दें, जिस पर सबकी निगाहें हैं। हल्द्वानी में अतिक्रमण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार कर रहा है। वो जमीन जिस पर 4365 मकान है, मस्जिद है, मंदिर है, सरकारी स्कूल है, अस्पताल है। कड़ाके की ठंड के बीच 50,000 से ज्यादा लोगों के सिर से छत छीनने का खतरा मंडरा रहा है। सरकार का हर जगह कहीं ना कहीं आप देखते ही हैं कि एक ही समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 52,000 लोगों को एकदम हटाया जाए। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा के गफूर बस्ती में रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया जाना है। इसकी जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं, जिसमें 50,000 लोगों के रहने का दावा किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जहां आज सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और खबर ये है कि देश भर में जैन समाज में चल रहे आंदोलन की ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी की टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने का विरोध चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक खबर ये है कि समेत शिखर जी के मामले में जल्द ही भारत सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ये आक्रोश, ये शोर, ये जन सैलाब झारखंड में जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के विरोध में मुंबई की सड़कों पर दिखा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी समेत शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर जैन समाज ने प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि टूरिस्ट प्लेस का दर्जा देने से समेत शिखर जी की पवित्रता खत्म हो जाएगी, इसलिए जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तो क्या है, सरकार अपनी अधिसूचना वापस ले लेगी, आंदोलन का तो कोई काम ही नहीं। तो दुर्भाग्य है कि जैन समाज को इसके लिए सड़कों पर आना पड़ा। एक और आंदोलन तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने का काम भी बदस्तूर जारी है। बीजेपी सरकार ने झारखंड में जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने जो फैसला लिया था उसको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कंटिन्यू कर रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो
झारखंड की मौजूदा सरकार उस बीजेपी जब सत्ता में थी उस फैसले को फौरन वापस लिया जाए। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को सियासी रंग देने की भी अब पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद एसटी हसन की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल हल्द्वानी भेजा था, जो पूरे इलाके में घूमा, लोगों से मुलाकात की, हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और जमकर सियासत की। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की जमीन बताई जा रही है, रेलवे ने की कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन सा उनके पास ऐसे कागज है जो उन्होंने दिए हो, जो ये बताए 150 साल पहले रेलवे के पास कहाँ से आई ये जमीन। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। खता उनकी ये है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। हल्द्वानी के मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल भी दिए जाने की कोशिश हो रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही लोगों को? माननीय न्यायालय और रेलवे विभाग के बीच की बात है। न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा या जो निर्णय हाईकोर्ट का आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है और इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, दिल्ली के अंजलि केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जरूरत पड़ने पर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा सकती है पुलिस। हालांकि अभी तय नहीं हुआ है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस आरोपियों के लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाना है। ये बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं आपको। आज आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और दिल्ली पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग कोर्ट में कर सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये एक बड़ा फैसला होगा अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाता है तो, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि एक एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये। अगर पुलिस को लगता है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जांच में ये बात इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में पुलिस इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी उनकी जांच जारी है, क्योंकि अभी काफी सारी एफएसएल की रिपोर्ट्स और दूसरी जो कनेक्टिंग एविडेंस की जो रिपोर्ट्स है वो अभी आनी है। पुलिस की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसलिए अभी इसको लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन अगर आने वाले समय में पुलिस को ऐसा लगता है कि आरोपी अभी भी झूठ बोल रहे हैं और पुलिस के पास किसी तरह का कोई कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, उनसे अगर सच उगलवाना है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद वरुण, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। वरुण जैन हमारे सहयोगी बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे कि इस पूरे मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। हालांकि अभी तय नहीं है। हर अपडेट से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आपको देते हैं बिहार से, जो न सिर्फ बिहार बल्कि देश के सियासत में भी हलचल पैदा करने वाली है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी और पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 18 जिले कवर होंगे। अपने लोगों के बीच सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार यात्रा निकालने के लिए मशहूर है। सीएम बनने के बाद कई यात्राओं की अगुवाई कर चुके नीतीश कुमार की पश्चिमी चंपारण से शुरू हो रही इस यात्रा का नाम है समाधान यात्रा। आज से शुरू हुई समाधान यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 18 जिलों को कवर किया जाएगा। यात्रा के दौरान शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस यात्रा के दौरान नीतीश की कोई रैली नहीं होगी। कड़ाके की ठंड के बीच शुरू हो रही यात्रा पर सियासी गर्मी फुल है। बीजेपी और जेडीयू में यात्रा को लेकर तीखा वार पलटवार हुआ। आप समाधान यात्रा इस सब का करने जा रहे हैं, जनता से दूरी बनाकर। ये समाधान यात्रा नहीं, ये व्यवधान यात्रा है। इन सबसे विरोधियों के पेट में तो दर्द होगा ही। वो लोग राजनीतिक द्वेष से ग्रसित हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बात कर रहे हैं। और अब खबर एक हीरो की फजीहत की। हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की, जिन्हें एक वीडियो के लिए जगह जगह से फटकार मिल रही है। यही वो वीडियो है जिसको लेकर सोनू सूद पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो 13 दिसंबर 2022 में सोनू सूद ने ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें वो चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठे नजर आ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, सोनू हैंडल पकड़ लेते हैं और सफर का लुत्फ लेते नजर आते हैं।
लेकिन ये चीज सोशल मीडिया पर यूजर्स को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी और एक्टर को गैर जिम्मेदार और लापरवाह करार दिया। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। इस बीच रेलवे ने भी अपना रिएक्शन दर्ज करवाया, सोनू सूद को नसीहत दी। ट्विटर पर लिखा कि प्रिय सोनू सूद, देश और दुनिया के लाखों लोगों के लिए आप एक आदर्श हैं। ट्रेन के पायदान पर बैठकर यात्रा करना खतरनाक है। इस प्रकार के वीडियो से आपके प्रशंसकों को गलत संदेश जा सकता है, कृपया ऐसा ना करें। बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज देर शाम यूपी से निकलकर हरियाणा पहुंचेगी। हमने पार्लियामेंट हाउस में बोलने की कोशिश की, वहां पे माइक ऑफ कर देते हैं, तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है, वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। कल बड़ौत में मोदी सरकार को घेरने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली में है, जो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव है। शाम 6:30 बजे भारत जोड़ो यात्रा पानीपत के सनौली से हरियाणा में एंट्री करेगी। 6 जनवरी सुबह 6 बजे सनौली पानीपत रोड से पद यात्रा शुरू होगी। पद यात्रा 7 जनवरी को करनाल जिले में दाखिल होगी। 8 जनवरी को पदयात्रा दोपहर 3:30 बजे कुरुक्षेत्र जिले में और 9 जनवरी को शाम 6:30 बजे अंबाला के मुहड़ा मंडी पहुंचेगी। 10 जनवरी की सुबह 10 बजे यात्रा अंबाला सिटी पहुंचेगी। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अग्निवीरों को लेकर एक बयान दिया, जो विवाद की वजह बन सकता है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा यूपी के बागपत से होते हुए बुधवार शाम को बड़ौत के छपरौली चुंगी पहुंची। एक जनसभा की केंद्र सरकार को घेरते घेरते अग्निवीर योजना पर विवादित बयान दे बैठे। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसके हम खिलाफ हैं और इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। फिल्म पठान को लेकर अहमदाबाद के मॉल में जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और तोड़फोड़ की। फिल्म पठान को लेकर चल रहे विवाद में भगवा के नाम पर ताजा हंगामा अहमदाबाद में हुआ है। मॉल में लगे फिल्म पठान के प्रमोशनल कटआउट को उठाकर जमीन पर फेंक दिया गया। लात घूंसे बरसाकर उसे तोड़ भी दिया गया। शाहरुख खान के पोस्टर लगी जो भी चीज दिखी उसे उखाड़कर फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। ये शॉकिंग वीडियो अहमदाबाद के अल्फा 1 मॉल का है, जहां बुधवार को वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। हाथ में भगवा झंडे, गले में भगवा गमछों के साथ एक हुजूम मॉल में घुसा। देखते ही देखते पूरे मॉल में प्रदर्शनकारी नजर आने लगे। जिस वक्त ये सारा उपद्रव चल रहा था, उस वक्त मॉल में बहुत सारे लोग थे। इस हुड़दंग से सभी सहम गए, दहशत में आ गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसकी परवाह नहीं की। वो फिल्म पठान के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को तोड़ते फोड़ते रहे और मल्टीप्लेक्स को फिल्म पठान नहीं दिखाने की धमकी देकर चले गए। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज यूपी से हरियाणा में दाखिल होगी ये भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा आज पानीपत पहुंचेगी। फिलहाल शामली में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा। इस पूरी यात्रा को लेकर जयराम रमेश से बात की संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। ठंड और कोहरे के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। उत्तर प्रदेश में आज यात्रा का आखिरी दिन है। शामली से होती हुई यात्रा आज शाम
पानीपत हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। जयराम रमेश सबसे आगे दस्ते के साथ चलते हुए भारत यात्रियों के। जयराम जी, यूपी में केवल 3 दिन आप लोगों ने गुजारे, लेकिन मैंने देखा आपका ट्वीट, आप दावा कर रहे हैं कि मौसम बदल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या आधार है इसका? नहीं, दावा नहीं है, ये हकीकत है। राम मंदिर के महंत से स्वागत आना, वीएचपी नेताओं से सकारात्मक बयान आना, और कल जो हमने बरौली में देखा बीजेपी के ऑफिस से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, ये अच्छा है। आप हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का बड़ा असर हो रहा है। दूसरी तरफ यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वो शोध करवा रहे हैं कि राहुल गांधी क्या खाते हैं कि उनको ठंड नहीं लगती और वो टी शर्ट में ठिठुरन में चल। देखिए, ये टी शर्ट वी शर्ट पर बहस करना मैं समझता हूँ फजूल की बातें हैं। असली बात कीजिए ना, आर्थिक विषमताओं पर बात कीजिए, सामाजिक ध्रुवीकरण पर बात कीजिए, राजनीतिक तानाशाही पर बात कीजिए। ये टी शर्ट लेकर, दाढ़ी लेकर, कंटेनर लेकर इस पर बहस करना मैं समझता हूँ ये बच्चों माफिक बात है। आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया आपकी यात्रा का, उनके झंडे नजर आए। 33 सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में, और देखिए यहाँ सड़कों की हालत क्या है। हम शामली जिले में हैं, कल बागपत जिले में थे, यहाँ सड़कों की हाल। आप कांग्रेस को दोषी तो ठहरा नहीं सकते, क्योंकि 33 साल से कांग्रेस की सरकार लखनऊ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कल आरएलडी का होना बहुत अच्छा है, हमारे लिए एक सकारात्मक कदम है। आखिरी में सर, क्या लगता है आरएलडी के कार्यकर्ता पहुंचे यात्रा में, देर सवेर जयंत चौधरी भी कांग्रेस के पाले में आ जाएंगे अगले लोकसभा चुनाव में? गठबंधन हो सकता है। मेरे अच्छे संबंध हैं उनके साथ, और आरएलडी के साथ, अजीत सिंह जी के साथ भी मेरी खूब अच्छी दोस्ती थी कई सालों से। पर मैं उम्मीद करता हूं कि जब विपक्ष की एकता की बात उठेगी 2024 के लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में, आरएलडी और कांग्रेस एक ही पक्ष में होंगे, एक ही साइड में होंगे। देखिए, आज दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा छाया हुआ है, और कोहरे की वजह से नॉर्दर्न रेलवे की 12 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोहरे की वजह से नॉर्दर्न रेलवे की 12 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जबकि 2 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। और उसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर देखी जा रही है, जिसका सीधा असर ट्रेन और फ्लाइट्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर रेलवे की 12 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, और 2 ट्रेनों के समय में ही बदलाव किया गया है कोहरे की वजह से। और साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के लिए अलर्ट पहले ही जारी किया गया है। और जैनेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद है। जैनेंद्र, क्या कुछ अपडेट, और ये यात्रा हरियाणा कब पहुंचने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने है? यात्रा पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन है। ठिठुरन हो रही है, मौसम काफी ठंडा है और घना कोहरा भी था सुबह के वक्त में, और यात्रा जो है वो अनवरत रोजाना अपने समय के हिसाब से ही सुबह शुरू हो गई और यात्रा फिलहाल चल रही है। शामली जिले में कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है, और यहाँ से पास में ही हरियाणा की सीमा है। तो आज शाम तक यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी, पानीपत में प्रवेश कर जाएगी। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और कई यात्री हैं जो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। ठंड काफी है, किस तरह का हौसला है और कैसा फीडबैक आप लोगों को महसूस? देखिए, जो ये कन्याकुमारी से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है, आप भी लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। आपका न्यूज चैनल एबीपी न्यूज, ठंड का मौसम है, आप लोगों को कैसा बता रहा हूँ। लोगों की जो उम्मीदें हैं आप सड़कों पे देख रहे हैं। उम्मीदों से ये है कि जो युवा है, बेरोजगार है, किसान है और पीड़ित शोषित वर्ग है, आप उनके उम्मीदों को देख सकते हैं। उनका जो उम्मीद है राहुल गांधी से है इस भारत जोड़ो यात्रा से। उम्मीद की बात कर, केवल 2 सीटें मिली थी, लेकिन 3 दिनों में आप लोगों को क्या महसूस हुआ, कुछ फर्क आ रहा है? देखिए, विधानसभा और लोकसभा में अंतर होता है। 3 दिनों में आपको फर्क होना चाहिए। इस ठंड के मौसम में सुबह जब 5 बजे हजारों लोग रोड पे आ जा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि माहौल चेंज हो रहा है, लोगों में लग रहा है। लोग स्वागत किए खड़े राहुल गांधी का। हाँ जी जी। कौन सा इलाका है और किस तरह से आप लोग स्वागत करेंगे? ये असदपुर चिड़ाना गांव है।
तो देखिए यात्रा में जो लोग चल रहे हैं सड़क पर, इसके अलावा स्थानीय लोग भी, अजय जी जरा दिखाइए किस तरीके से राहुल गांधी लगे और स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं कि यात्रा जब के अंदर, यूपी के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चले। जैनेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सबने यात्रा को समर्थन दिया है, अब तो वीएचपी के चंपत राय भी तारीफ कर रहे हैं, परिवर्तन लोगों को समझ आने लगा है। दिग्विजय सिंह से संवाददाता जैनेंद्र ने कुछ देर पहले बात की। भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय जी, 111वां दिन उत्तर प्रदेश की सीमा आज आप लोग क्रॉस करके हरियाणा में प्रवेश करने वाले हैं और अब बस चंद दिन बचे हैं श्रीनगर पहुंचने में। बड़ा सवाल लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या ये वोट में तब्दील कर पाएगी? जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक समर्थन हमें मिल रहा है। जहाँ तक वोट का सवाल है, वो चुनाव आने दीजिए, फिर देखेंगे। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की अब एक नई छवि है लोगों के बीच में और राजनीतिक हलकों में। देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे मन में और मस्तिष्क में वही छवि थी जो आज प्रदर्शित हो रही है। वो तो उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है जिन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने का कुटिल प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक भी सफल हुए। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए तो हम जानते थे उनकी प्रतिबद्धता। सर, पार्ट 2 की कोई योजना है? जिस तरीके से आप लोग मान रहे हैं कि यात्रा कामयाब रही, क्या आगे हमारा कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और हर घर तक हम पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये चर्चा है बीते 3 दिनों से कि राहुल गांधी ने न्योता सारे नेताओं को भेजा, लेकिन सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने खुद को दूर रखा इस यात्रा से। उसकी क्या वजह लगती है और क्या ये झटका माना जाए कांग्रेस के लिए? नहीं, समर्थन तो किया है, किसी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन आए नहीं सर। यहाँ तक कि अब विश्व हिंदू परिषद की चंपत राय जी भी ये बात कर रहे हैं। ये तो उसमें परिवर्तन तो है। तो आप इसमें क्या संदेश मान रहे हैं कि विहिप के नेता भी और राम मंदिर के पुजारी भी तारीफ करने लगे? बात यह है कि लोगों को समझ में आने लगा है कि भारत की प्रगति विध्वंस, नफरत और हिंसा से नहीं हो सकती। शांति, प्रेम और सद्भाव से ही हो सकती है। और आखिरी में सर, 2024 के लिए क्या राहुल गांधी की दावेदारी अब तय मानी जाए? क्योंकि मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बीते दिनों कहा कि राहुल गांधी 24 में विपक्ष के सीएम प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। आप कैसे देखते हैं इस दावेदारी को? क्या मैं इस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।